देखिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, वो ये है कि आपने देखना है कि आपका प्रोटॉन शील्डेड है कि डीशील्डेड, शील्डेड और डी शील्डेड। अगर आपके प्रोटॉन के अराउंड, या आपके पास प्रोटॉन है क्योंकि हम प्रोटॉन नंबर पढ़ें, इसके अराउंड अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन मैक्सिमम होगी तो देन इट विल बी कंसीडर एज शील्डेड प्रोटॉन। और अगर इस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेट मोशन की वजह से जो क्लाउड है वो रिमूव हो जाए तो मिनिमम आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो, तो इस केस में ये डीशील्डेड होगा। अब शील्डेड और डीशील्डेड प्रोटॉन को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस केस में आपके पास इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इन दोनों प्रोटॉन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होगा। जब आप शील्डेड प्रोटॉन के पे अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो इस केस में कुछ फील्ड इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिमूव करने के लिए यूज़ होगा और लेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रोटॉन, इंक्रीज द प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेट्स सपोज 10 का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ इस प्रोटॉन के ऊपर भी और इस प्रोटॉन के ऊपर भी, इस प्रोटॉन के ऊपर ये जो 10 का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल में अप्लाई करूँगी तो वो इसमें से कुछ अमाउंट उसकी इस क्लाउड को रिमूव करने के लिए यूज़ होगी और बाकी रिमेनिंग जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इसकी प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेगी। अब जब आपके पास लेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन पे इफेक्ट होगा तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एनर्जी गैप आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेस एनर्जी गैप प्रोड्यूस होगा। और जब लेस एनर्जी गैप प्रोड्यूस होगा तो लेस अमाउंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आर रिक्वायर्ड टू रेजोनेट द प्रोटॉन और इस प्रोटॉन की वैल्यू लो हो जाएगी, पीपीएम क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपके पास प्रोटॉन शील्डेड होता है तो आपके पास जो पीपीएम वैल्यू होती है वो लेस आती है बिकॉज लेस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इफेक्ट ऑन दिस प्रोटॉन। और इस केस में आपके पास क्या होगा कि 10 की अमाउंट टोटली इस पर ऑब्जर्व होगी और आपके पास जो इसका एनर्जी गैप होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे एनर्जी गैप इंक्रीज़ होगा तो more amount of radio frequency is required to resonate this proton because radio frequency directly proportional to the energy gap h mu। इसके क्वांटाइज प्रोसेस है, जब क्वांटाइज प्रोसेस होगा तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी की अमाउंट ज़्यादा लगेगी, जब ज़्यादा लगेगी तो आपके पास पीपीएम की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो ये तो हमारा है मेन कंसेप्ट शील्डेड और डीशील्डेड प्रोटॉन का। अब हमें ये देखना है कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द केमिकल शिफ्ट इन प्रोटॉन एनएमआर, कि इस प्रोटॉन की एनएमआर में वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके पास इसके ऊपर इस केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट करेंगे। द फर्स्ट वन फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच टू द प्रोटॉन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए बच्चे, आपने एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी है, वो ये कि जब हम प्रोटॉन एनएमआर कहते हैं तो इट्स मीन वी आर कंसर्न ओनली द हाइड्रोजन H11, नॉट कंसर्न विद अदर एलिमेंट दैट आर लिंक टू हाइड्रोजन एटम, कि हमारी जो पीक होगी वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की रेजोनेट की वजह से होगी, ना कि अदर की। लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ के इन्वायरमेंट में जितनी भी एलिमेंट अटैच होंगे वो इसकी रेजोनेशन पे इफेक्ट ज़रूर करेंगे।
लेट्स सपोज मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर आपके पास एक ऐसे एलिमेंट हो, एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें आपके पास डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो, तो आपकी इस प्रोटॉन NMR के ऊपर वो जो कि प्रोटॉन होगा उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू किस डायरेक्शन में मूव करेगी। देखें, जैसे आपके पास अल्काइल हैलाइड है, आप एक अल्काइल कोई भी हैलाइड लेते हो जिसमें आपके पास अल्काइल आयोडाइड है, दूसरा आप लेते हो जिसमें अल्काइल फ्लोराइड है, तीसरा आप लेते हो जिसमें आपके पास RCl है, और चौथा आप लेते हो जिसके पास आपके पास RBr है। अब आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट कैसे होगा, किसकी ppm वैल्यू हाई होगी और किसकी ppm वैल्यू लो होगी, जबकि आपका ये RCH3 हो। अब आपने तो आपका जो सिग्नल आएगा वो इन 3 प्रोटॉन की वजह से आएगा NMR में, तो इन 3 प्रोटॉन का क्या ये आयोडाइड इनके साथ जब अटैच होंगे तो तब भी उसकी वही वैल्यू होगी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, या फ्लोराइड के साथ अटैच होंगे तो तब भी वही केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी, या फिर क्लोराइड के साथ अटैच हों तब भी वही होगी, या ब्रोमाइड के साथ अटैच हों तब भी वही होगी। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि जैसे जैसे हम हैलोजन सीरीज़ में हैलोजन को चेंज करते हैं तो इसकी प्रोटॉन की ppm वैल्यू आइदर विल बी चेंज और नॉट। तो अगर आप देखें, कंसेप्ट देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो मैंने यही बोला कि हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देखना होगा कि किस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा और किस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियाई के अराउंड कम होगा। अब आप देखो बच्चे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इंक्रीज़ करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज़, तो वो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। जैसे आपके पास R और इधर आपके पास F है, तो ये जो फ्लोरीन होगी ये अपना सारा इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो इसके कार्बन R ये CH3 है, ये H ये कार्बन से सारा क्लाउड अपनी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ जैसे ही विड्रॉ करेगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के न्यूक्लियस की जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे जैसे हम हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेंज करेंगे तो इस पार्शियल पॉजिटिव की क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिनिमम होगा, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड maximum होगा। So as we know that fluorine is more electronegative than chlorine is more electronegative than bromine is more electronegative than iodine. So theoretically we can say that the ppm value of RF will be greater than that of RCl, will be greater than that of RBr, will be greater than that of R iodine. The reason is electronegative effect. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करूँ इस केस में, तो आपके पास क्या होगा कि लेट्स सपोज आपके पास CH3I है और एक आपके पास CH3Br है, प्रोटॉन NMR हम इन सब की लेना चाहते हैं, CH3Cl है एंड CH3F है। तो द प्रोटॉन NMR इन दिस कंपाउंड, द प्रोटॉन विल बी पेयर, दिस थ्री टाइप ऑफ प्रोटॉन विल बी पेयर एट 2.16 ppm value, and this is for bromine 2.6 ppm value, and for chlorine they will appear 3.05 ppm value, and for fluorine 4.6 ppm. अब आप खुद देखें, क्लियर है कि fluorine is more electronegative so its value will be high, and chlorine is least electronegative as compared to fluorine, its value will be low, and bromine देन एंड आयोडीन देन। तो सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी कंपाउंड की इंक्रीज होती है तो उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज होती है। अच्छा बच्चे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल कोट की है इसमें आपके पास कुछ इस तरह से है कि ये आपकी कार्बन एक्चुअली इन एक्चुअल प्रैक्टिस कार्बन आपके हैलोजन किसी भी हैलोजन से अटैच था और उसके साथ आपके पास हाइड्रोजन अटैच थे। दीज टाइप ऑफ हाइड्रोजन आर अटैच टू एक्चुअली अल्फा कार्बन।
ये तो अल्फा कार्बन के साथ अटैच थे। अगर आपके पास आर ग्रुप की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पीपीएम वैल्यू, या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डिस्टेंस चेंज हो जाए तो फिर आपकी पीपीएम वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा। तो इस पर्पज़ के लिए आपको एक और एग्जांपल कोट करती हूँ और आपको वैसे खुद भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पास ये एक्स हैलोजन अटैच है और इसके साथ सारे प्रोटॉन अटैच हैं। अब आप देखोगे कि ये हाइड्रोजन जो आपके पास अटैच है, अब मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि क्या ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन अटैच हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेम होगा या डिफरेंट होगा। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेम होगा तो दिस विल ऑल अपीयर एट सेम पीपीएम वैल्यू। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चेंज होगा तो देन दिस प्रोटॉन विल बी अपीयर एट डिफरेंट पीपीएम वैल्यू। अब बच्चे आप देखें, अगर हम इसको देखें तो इस हैलोजन को, तो हैलोजन सबसे पहले इस कार्बन से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। जब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से विड्रॉ करेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये कार्बन अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अपने न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कंपनसेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगी। फिर आपके पास ऐसा होगा कि ये कार्बन रिमेनिंग इस कार्बन से करेगी और फिर इसी तरह से ये इस तरह से करेगा और ये चेन इस तरह से चलती जाएगी। इट्स मीन कि जब आप ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट करेंगे तो इस हाइड्रोजन से ज़्यादा विड्रॉ करेगी एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। तो इस हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो ग्रेटर मोस्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस and this so we can say that as the distance of electronegative element increase the chemical shift value will decreased। देखिए इट्स मीन कि आपका ये प्रोटॉन हायर पीपीएम पे आएगा और ये उससे कम पीपीएम पे आएगा और ये उससे कम पीपीएम पे आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन के प्रोटॉन की पीपीएम वैल्यू विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बीटा कार्बन देन दैट ऑफ गैमा कार्बन। तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा कार्बन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ गैमा। अब ये जो अल्फा के साथ प्रोटॉन होंगे वो अल्फा प्रोटॉन कह जाएंगे, बीटा के साथ जो अटैच होंगे वो बीटा प्रोटॉन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब आप देखो, अगर मैं इसको हैलोजन इस एक्स ग्रुप को Cl कंसीडर कर लूँ और ये कहूँ कि दिस इज Cl, तो ये जो कार्बन के साथ वाला अटैच प्रोटॉन होंगे, ये दो जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होंगे, तो उनकी पीपीएम वैल्यू आएगी 3.0। क्या आएगी 3.0 और उसके साथ वाले की पीपीएम क्या आएगी वैल्यू आपके पास 1.68 बीटा की, एंड गैमा प्रोटॉन की जो वैल्यू आएगी इन 3 प्रोटॉन्स की वो आपके पास 1.25 आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इफेक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑन प्रोटॉन एंड नंबर। देखिए बच्चे, आपने वही कंसेप्ट क्लियर करना है कि शील्डेड प्रोटॉन लो पीपीएम वैल्यू एंड डी शील्डेड प्रोटॉन हाई पीपीएम वैल्यू। एंड डी शील्डेड प्रोटॉन की वैल्यू क्यों लो पीपीएम आएगी? बिकॉज एनर्जी गैप लेस विल बी प्रोड्यूस, सो लेस अमाउंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी विल बी यूज टू रेजोनेट द प्रोटॉन, एज अ रिजल्ट पीपीएम वैल्यू डिक्रीज्ड। सो फर्स्ट फैक्टर विल बी क्लियर, आई होप सो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब हम चलते हैं सेकेंड फैक्टर की तरफ। देखें बच्चे, अगर सेकंड फैक्टर को आपको की बात करें हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। देखिए, हम जब भी प्रोटॉन एनएमआर यूज़ करते हैं या कार्बन वेट्सएवर जो भी करें, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपके पास 2 टाइप के इंपॉर्टेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि 3 टाइप के, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp3 हाइब्रिडाइज। तो जब जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर चेंज होता है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्रोटॉन एनएमआर।
कि वो प्रोटॉन किस रेंज में आता है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप बच्चे देखो, आपके पास 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। ये मैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता रही हूँ आपके पास। लेट्स सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है जिसकी जो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके साथ आपकी कार्बन के साथ H अटैच है, और दूसरा आपके पास sp2 अटैच है, उसके साथ आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, और तीसरी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। एज वी नो दैट कि जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज होता है, एक बात आप याद रखें, s करेक्टर एज वी नो दैट एज इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ the increase, mean के the tendency of shifting of electronic cloud toward the carbon increase। कार्बन एस्टिक नेचर की हो जाती है और एस्टिक नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज शिफ्टिंग मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि हमारे पास ये आया कि हमारी ppm वैल्यू sp3 की लेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp2 विल बी लेस देन एज कम्पेयर टू sp हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा क्या कहता है, मेन कंसेप्ट ये कहता है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस ऑर्डर इज नॉट कंसिडर एज ए करेक्ट। ये ऑर्डर आपका करेक्ट नहीं होता, नॉट करेक्ट ऑर्डर। अच्छा बच्चे, ये करेक्ट ऑर्डर क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज एन अदर इफेक्ट दैट विल बी कंसिडर एज अ मेन इफेक्ट इन केस ऑफ प्रोटॉन NMR। मीन ये कि आपके पास इसके अलावा भी फैक्टर है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास फैक्टर है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ आपका प्रोटॉन अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच हो H11, तो वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर होने की वजह से, एस करेक्टर लेस होने की वजह से वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को विदड्रॉ करने की, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को विदड्रॉ करने की टेंडेंसी कम होगी, तो वो लेस ppm वैल्यू पे आएंगे। दैट्स इज ऑलमोस्ट 0.8 टू 0.5 ppm, कि ये वाले प्रोटॉन 0.5 से 0.8 ppm या 1 ppm तक लाई कर सकते हैं, ये प्रोटॉन जो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। दैट्स पॉइंट इज क्लियर। बट जब आपने प्रैक्टिकली देखा कि ऐसे हाइड्रोजन जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हों विदाउट एरोमेटिक रिंग, मीन कि विदाउट डीलोकलाइजेशन एंड विद डीलोकलाइजेशन, तो उनकी ppm वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। इससे तो उनकी ppm वैल्यू ग्रेटर थी बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज़्यादा है। इसकी जो विदाउट एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी के बगैर थे प्रोटॉन, वो अपेयर हुए आपके पास 4.5 टू 6.5 ppm पे, ठीक है। लेकिन जो आपके पास एरोमेटिक थे या 4 to 5 इन दिस रेंज, जो आपके पास एरोमेटिक थे प्रोटॉन, वो आपके पास अपेयर हुए एट 6.5 टू 8.5 ppm पे। देखिए बच्चे, जब ये वाला डिफरेंस आया कि अराउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिसिटी द केमिकल शिफ्ट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू नॉन एरोमेटिक, तो फर्स्ट क्वेश्चन यह राइज हुआ कि इट्स क्लियर कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसकी ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई इससे। बट इसकी इससे इंक्रीज क्यों हुई, इसकी रीज़न आगे एक्सप्लेन करूँगी। बट दैट वॉज द क्वेश्चन। अब जब थर्ड केस देखा गया तो दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर इन अबाउट दिस बट इट्स ppm वैल्यू विल बी लेस देन दैट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इसकी ppm वैल्यू ऑलमोस्ट बुक्स में आप देख लीजिएगा दोबारा भी 2 से 2.5 ppm पे आते हैं ये प्रोटॉन। तो ऐसा क्यों होता है कि जब एस करेक्टर इंक्रीज होना था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होनी थी, तो इनकी ppm वैल्यू हाई होती, बट ये केस क्यों अपेयर हुआ? व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड दिस केस? द रीज़न इज मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। The reason is magnetic anisotropic effect। देखिए एनिसोट्रोपिक क्या है, मैग्नेटिक बाद में कर लेते हैं। रीजन आपको बता दें, रीजन
कितनी क्वेश्चंस की? 2 क्वेश्चंस की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एरोमेटिक प्रोटॉन विल बी अपेयर एट 6.5 to 8.5 ppm, एंड सेकंड इज व्हाई द sp3sp hybridized proton will be appear at 2.5 ppm। इन दोनों की रीजन क्या है? मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। देखिए एनिसोट्रोपी का क्या मतलब होता है? एनिसोट्रोपी का मतलब होता है दैट प्रॉपर्टीज दैट आर चेंज विद चेंज इन डायरेक्शन। जे आपके पास जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज द प्रॉपर्टीज चेंज। अब मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट को क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इन विच द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज, एज अ रिजल्ट द ओवरऑल ppm वैल्यू विल बी चेंज। अब इस फिनोमेनन की डेफिनेशन आपको लास्ट में क्लियर करूंगी। इसका कंसेप्ट मोस्टली ये है कि आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज होता है, और वो जब चेंज होता है तो आपके पास डायरेक्शन टू डायरेक्शन एनर्जी गैप चेंज होगा, और जब एनर्जी गैप चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपकी ppm वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज एनर्जी गैप वैल्यू डिपेंड अपॉन द रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, बिकॉज इट इज़ क्वांटाइज प्रोसेस। और जैसे जैसे आपका ये अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चेंज होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। अब ये वो कौन सा फैक्टर है जो इस मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी को अफेक्ट करता है? दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन आपकी किस में होती है? बेंजीन में, और आपकी इस केस में sp2 हाइब्रिडाइज में पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन और तरह की होती है, और बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन और तरह से होती है। अब जैसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, और जैसे पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसको मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से करूँगी कि आप ये कहेंगे, देखें आपके पास है डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, और एक आपके पास है ये दिस इज प्लेनर का, ये प्लेन पे होगी ना, ऐसे प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी, और दूसरे आपके पास है रिंग, ये रिंग बेंजीन रिंग, दैट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, लेकिन इसमें आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितनी है? ज़्यादा है, और ये भी आपके पास प्लेनर है। अब आपका इंटरनल कंपाउंड्स जो है वो आपके पास क्या है? ये वाला वन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दिस वन। अब इसके प्रोटॉन 4.5 ppm पे अपेयर हो रहे हैं, और इसके प्रोटॉन जो हैं वो 6.5 to 8 ppm तक जा रहे हैं। व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पास आपके पास सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितनी है? आपके अबव एंड बिलो प्लेन की वजह से इसकी आपके पास कितनी इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस केस में आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे सर्कुलेशन, यानी कि पाई बॉन्ड इसमें आपके पास 1 है तो 1 पाई बॉन्ड विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है तो इसकी सर्कुलेशन जब होगी तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वो कम होगा, और इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल चेंज ज़्यादा होगा, तो ये कम ppm वैल्यू पे पेयर होगा और ये ज़्यादा पे होगा। अब ये चेंज कैसा होगा और किस तरह का होगा और क्यों होगा, तो ये हम इस चीज़ को हम आप क्लियर करते हैं। देखिए बच्चे, जब आपके पास बेंजीन रिंग थे, बेंजीन का आपको अंडरस्टैंड कंसेप्ट हो गया तो आपको सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गए। अब इसके पास आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट करेंगे, और आपके पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन का भी होगा, वो भी सर्कुलेट करेंगे। ये वाला आपके पास है, ये वाला है, और ये सारे प्रोटॉन ये भी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और लेकिन एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो इन पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन की वजह से होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि आपके पास जब चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि
पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, जिसको बेंजीन के केस में हम रिंग करंट बोलेंगे। ये करंट जो प्रोड्यूस होगा, अब इस करंट के अराउंड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कैसे होगी, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे जाएगी। बात क्लियर? अब देखिए ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब फिर ऐसे। अब आप देखें, अब ये हमने ये कहा कि मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट इज दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इन विच मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो अब जब आप ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ अटैच कर दिया और इधर साउथ अटैच कर दिया, इस बेंजीन को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने प्लेस कर दिया, बिकॉज इन नंबर में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल को प्लेस करते हैं। तो जैसे ये सैंपल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपेयर होगी, तो ये पाई सर्कुलेट जो इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे, इनका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज होगा, और जब ये डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज होगा तो इस एक्सटर्नल का फील्ड का इफेक्ट भी डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज होगा, और इस फील्ड के इफेक्ट के चेंज होने से आपकी पीपीएम वैल्यू भी चेंज होगी। दैट इज द मेन कंसेप्ट। अब आप देखिए, सो सिंपल, हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ये वाला जो मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, ठीक है, ओके हो गया। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, दैट इज नोन एज सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ये इंटरनल फील्ड सेकंड है। पहला इंटरनल फील्ड तो आपका इन प्रोटॉन के अपनी न्यूक्लियाई की वजह से भी, रेजोनेट करने की वजह से भी होगा, क्योंकि ये जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की स्पिनिंग की वजह से इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और वो पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन टू डायरेक्शन उसका चेंज है, और इसी वजह से इसका इफेक्ट मैक्सिमम होगा। अब ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको आप एस नॉट भी बोल सकते हैं। अब इस एस नॉट की डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट होती है, और आपकी डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा रिंग जो है वो अगर लेट्स सपोज इस तरह से है, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे, और इस साइड पे भी सेम ऐसे जा रही है। अब एज वी नो दैट कि जब भी आपके पास करंट प्रोड्यूस होता है, तो आपके पास जो मेजरिंग लाइन ड्रा होती हैं वो आपके पास कुछ इस तरह से होती हैं कि नीचे वाला जो पोल होता है आपके पास, ये वाला जो नीचे वाला होता है, ये आपके पास होता है नॉर्थ पोल। सॉरी, इसको साउथ कर दें, समझने के लिए इसको नॉर्थ कर दें। ये नीचे वाला जो ये डायरेक्शन होती है, ये आपके पास किसकी होती है, नॉर्थ की, और ये आपके पास साउथ की होती है। मैंने इसको चेंज इस वजह से किया बिकॉज हमने डायरेक्शन इसकी और इस रिंग की डायरेक्शन परपेंडिकुलर थी, सेम डायरेक्शन थी, तो इस वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रखनी चाहिए थी। तो ये देखें, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल। अब देखें नीचे से जब लाइन आती है तो नॉर्थ को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब सेम पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मीन अपोज होगा, अपोज की सिचुएशन होगी तो आपके पास एनर्जी गैप इंक्रीज होगा, और इसी तरह से साउथ को रिपेल करेगा, तो आपके पास एज अ रिजल्ट इस सिचुएशन में पाई इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन में ये आपके पास क्या होगा, एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाएंगे एनर्जी गैप इंक्रीज होगा। अब आप देखें, जब इधर की डायरेक्शन थी आपकी ये इनवर्ड थी, ये मीन के ये आउटवर्ड ऐसे निकल रही थी ऐसे, लेकिन जब आप आगे ऐसा मूव करके ऐसे गए तो डायरेक्शन क्या हो गई, इंटरनल की चेंज हो गई। मीन के वो जो आपका सेकेंडरी फील्ड था इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, और जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका जो नॉर्थ है वो अब क्या बन जाएगा, साउथ, और इधर वाला आपका क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास अब कौन सी सिचुएशन होगी, ये वाली जो नॉर्थ था, ये इधर नॉर्थ था, इसको साउथ कर देंगे और इसको नॉर्थ कर देंगे, तो जो ये वाले प्रोटॉन होंगे जो सेंटर में आएंगे, मीन कि ये वाले प्रोटॉन तो आपके साइड पे हैं, तो इनकी नॉर्थ है, और जो सेंटर पे प्रोटॉन आएंगे उनकी सेम डायरेक्शन होने की वजह से आपके पास अट्रैक्शन होगी इस नॉर्थ की साउथ से और इस साउथ की इस नॉर्थ से, तो आपके पास एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाएगा।
तो इट्स मीन कि आपकी डायरेक्शन टू डायरेक्शन एनर्जी गैप डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है एनर्जी गैप की वैल्यू, तो आपके पास प्रोटॉन की शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट हो रही है। वो प्रोटॉन जो ये इस sp2 प्लेन कार्बन के साथ अटैच होंगे और इस डायरेक्शन में होंगे ये वाले, और ये वाले प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन, ये वाले सारे प्रोटॉन वो एक ही नेचर के हैं, तो इन सब का जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज होगा। तो दीज ऑल टाइप ऑफ प्रोटॉन विल बी अपेयर एट हायर पीपीएम। लेकिन अगर इस सेंटर में कोई प्रोटॉन आ जाए तो वो लोअर पीपीएम पे आएगा। अब सेंटर वाला प्रोटॉन का भी आपको बता दूंगी, बट इन बेंजीन देयर विल बी सिंपल बेंजीन देयर विल बी नो सेंटर प्रोटॉन। सो नो सेंटर प्रोटॉन होने की वजह से इसका एनर्जी गैप इंक्रीज होगा, और एनर्जी गैप इंक्रीज होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, गैप इंक्रीज होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और ये 7 to 8 ppm और 6 to 8 ppm तक अपेयर होंगे। और ये वाला रीजन आपके पास क्या है, डी शील्डेड है। क्यों? सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से होगी तो ये डी शील्डिंग कॉज करेगा। इस डी शील्डिंग को हम नेगेटिव सर्कुलर से शो करते हैं, और ये वाला रीजन जहाँ आपके पास अट्रैक्शन होगी वो आपका शील्डेड होगा, उसको पॉजिटिव से करते हैं। तो इसकी क्रोन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं बेंजीन के केस में, वो पाई सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉन की, दैट इज क्रोन डायग्राम विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, and this negative portion will be known as the corner of the carbon, all corner of the carbon are de-shielded, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगी प्रोटॉन वो भी डी-शील्डेड होगा। और इसी तरह से जो आपके पास सेंटर में कार्बन आएगी, मीन के दिस वन इज कोन, ये कोन जो होगी, जो सेंटर में कोई एटम आएगा, जो इस बॉन्ड के सेंटर में कोई भी कार्बन अटैच हो अगर, तो वो आपके पास शील्डेड होगा, और इधर भी आपके पास ये आपके पास शील्डेड रीजन होगा, इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस कोन डायग्राम विल बी यूज टू क्लियरली यूज टू नो दैट which type of proton will be appear at high ppm in case of benzene and which type of proton will be appear at low ppm। तो सारे के सारे प्रोटॉन जो इस रीजन के साथ, इस कार्नर के साथ होंगे, वो सारे के सारे डी शील्डेड होंगे, और वो सारे के सारे प्रोटॉन 6 to 7 ppm पे अपेयर होंगे ड्यू टू दिस पाई सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इधर आएगा वो आपका इससे कम होगा। अब आपको एग्जांपल क्लियर करती हूँ कि अगर आपके पास ये कंपाउंड हो, एक बेंजीन हो, तो बेंजीन तो इधर अपेयर होगी। अगर बेंजीन के साथ आपके पास कुछ इस तरह की सब्स्टिट्यूशन आ जाए, बेंजीन रिंग एंड CH2 एंड CH2 एंड CH2 ये आपके पास आ जाए सिचुएशन, तो ये लाई जो करेगा, ये कोन के सेंटर में लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स विल बी अपेयर एट लो पीपीएम, और बाकी जो आपके प्रोटॉन होंगे वो 6 to 7 ppm आएंगे। तो सारे कंसेप्ट को पढ़ाने का, बताने का, ये फिनोमिनन का ये मकसद था कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट इज द फिनोमिनन इन विच the magnetic field is produced due to, इधर आप लिख लें, the secondary magnetic field will be produced due to the pi circulation of electron direction is changed. As a result, the energy gap with respect to direction change and proton will appear at different ppm value. Due to this type of effect, the benzene proton will be appear at 6 to 8 ppm
वैल्यू। सो सिंपल, आपको दोबारा बता देती हूँ कि पाई सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दिस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलाइन अप, एज अ रिजल्ट एनर्जी गैप विल बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ planar direction, and it will be oppose the external magnetic field in perpendicular direction, तो that's why its value will be change। और इसी वजह से बेंजीन के जो प्रोटॉन हैं वो आपके 6 to 7 ppm पे आते हैं। अब हम एसिटाइलिन की बात कर लेते हैं कि एसिटाइलिन में क्या होता है सिचुएशन, इसमें भी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट है, दैट्स वाई उसके प्रोटॉन 2 ppm पे आते हैं। अब आप देखें एसिटाइलिन में कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि ये प्रोटॉन इधर लाई करता है। अब आप देखो यही लाइन आपके पास ये है, अब ये इमर्जेंस कहाँ हो रही है, ऐसे हो रही है। अब इस डायरेक्शन में तो आपके अप्लाइड की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन इस डायरेक्शन में जो प्रोटॉन आ रहा है उसमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, और इस चेंज होने की वजह से इसका एनर्जी गैप इतना डिक्रीज होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लेस होगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी अपेयर एट 2 से 2.5 ppm value. So we can say that when acetylene proton will be appear at 2 to 2.5 value, and vinylic proton will be appear at 4 to 4.5 value, and aromatic proton will be appear at 6 to 8 ppm value due to magnetic anisotropic effect. तो ये था हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, और इस फैक्टर को हमने डील किया। आई होप सो कि आपको ये फैक्टर भी इजीली क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। देखें जैसे जैसे कंपाउंड चेंज होते हैं तो आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको शील्डिंग एंड डी शील्डिंग प्रोटॉन की नोट करना होगी, और जब डी शील्डिंग और शील्डिंग प्रोटॉन की आप नोट करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कौन सा वेक्टर किस तरह से है। अब आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH। मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एस्टिक प्रोटॉन है। एस्टिक प्रोटॉन, इफेक्ट ऑफ एस्टिक प्रोटॉन, एस्टिक प्रोटॉन भी आप बोल सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उस केस में आपके पास ये प्रोटॉन कहाँ पेयर होंगे, जो एस्टिक प्रोटॉन होगा वो कहाँ पेयर होगा, जो नॉन एस्टिक प्रोटॉन होगा वो कहाँ पेयर होगा। अब आप देखो तो ये अगर हम वैसे देखें तो हमारे पास है क्या कि इस केस में दो टाइप की फैक्टर इफेक्ट है। एक तो ये है कि ये प्रोटॉन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, और ये वाला फिर कार्बन उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है, और पाई बॉन्ड भी है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला यहाँ से विड्रॉ करेगा और ये इससे विड्रॉ करेगी ऑक्सीजन। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोटॉन और टाइप के एनवायरनमेंट में है। अब ये वाला जो प्रोटॉन है इस केस में ये भी हो सकता है कि इस केस में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट के साथ साथ लोन पेयर सर्कुलेशन भी मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एस्टिक प्रोटॉन ppm वैल्यू। अब जब ये रेजोनेट करेगा बच्चे तो आपके पास होगा क्या कि CO नेगेटिव एंड OH पॉजिटिव। अब जब इसके ऊपर इस हाइड्रोजन के ऊपर सॉरी इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा डबल बॉन्ड, तो आपके पास क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी। तो ये जो आपके पास प्रोटॉन है वो एस्टिक प्रोटॉन है, और एस्टिक प्रोटॉन इसी रेजोनेंस की वजह से किस वजह से अपेयर होते हैं, कहाँ अपेयर होते हैं, ये 10 to 12 ppm वैल्यू पे अपेयर होते हैं इन प्रोटॉन एंड नंबर। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहला फैक्टर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर था, उसमें हमने ये कहा कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी तो आपके पास जो ppm वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्ट की वजह से डी शील्डिंग इंक्रीज़ होगी। दूसरा फैक्टर हमारा मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट था, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन द मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एज अ रिजल्ट द एक्सटर्नल फील्ड विल बी पेयर्ड इन डिफरेंट वे डायरेक्शन टू डायरेक्शन, and ppm value will be increase and decrease with respect to direction।
और उसके बाद हमने तीसरा फैक्टर ये देखा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लोन पेयर मौजूद हो और उसमें रेजोनेंस के इफेक्ट है और वो प्रोटॉन एस्टिक नेचर के बन जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, तो वो अपीयर होंगे आपके 10 to 12 ppm वैल्यू। अब हम कहते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होगा। अगर वैसे देखो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड के अगर अंदर अगर मौजूद होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डी शील्डिंग इंक्रीज होगी। डी शील्डिंग इंक्रीज तो आपके पास एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। तो हम ये कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा, डी शील्डिंग भी इंक्रीज होगी, तो आपके पास क्या होगा, पीपीएम वैल्यू हाई हो जाएगी। अब आप ये देखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस चीज़ पे फैक्टर करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक आपके पास कंसंट्रेशन और एक आपके पास टेम्परेचर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज हमने एक कंपाउंड लिया जिसके NMR हम लेना चाहते थे। अब आपके पास ROH है। अब इसका हम किसी और हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, व्हाट्सएवर कुछ भी है, जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग हो जाती है उस सॉल्वेंट की। अब जब इस अल्कोहल की, ये हमारा सैंपल था, हमने सॉल्वेंट यूज़ किया जिसमें उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, और एक और हमने अल्कोहल यूज़ किया और उसमें हमने सॉल्वेंट ऐड किया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। अब हम देखेंगे कि ये वाला अल्कोहल और ये वाला अल्कोहल की रेजोनेंस पीपीएम किस वैल्यू पे पेयर होगा, सेम पे होगा या डिफरेंट पे होगा। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो तो लेस पीपीएम पे होगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की वजह से, जो भी उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो होगा क्या कि उस केस में इस प्रोटॉन की एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोटॉन का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो इस प्रोटॉन का एक्सचेंज जैसे ज़्यादा होगा तो ये प्रोटॉन की डी शील्डिंग इंक्रीज होगी और ये प्रोटॉन हायर पीपीएम पे अपेयर होगी। ठीक है। अब अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होता है। जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास नॉन डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, सॉल्यूट की नॉन डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से आपकी जो इंट्रैक्शन होगी सॉल्यूट की सॉल्वेंट से मैक्सिमम हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जैसे चांसेस इंक्रीज होंगे तो ये प्रोटॉन आपके 4 to 5 ppm पे आएंगे। ओके हो गया। अल्कोहल के दरमियान अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल मॉलिक्यूल में अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट है तो उस केस में अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो कंसनट्रेटेड अल्कोहल जो होंगे वो आपके पास 4 to 5 ppm पे आएंगे। अगर आप डाइल्यूटेड अल्कोहल यूज़ करेंगे तो उस केस में अल्कोहल की कंसनट्रेशन कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लेस चांसेस कम होंगे, तो वो 0.5 से 1 ppm तक आ सकते हैं। तो अब आप देखें, अब हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे टेम्परेचर का इफेक्ट। देखिए बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे टेम्परेचर का इफेक्ट ये होगा कि आपने ऐसा करना है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करो तो आपके पास क्या होता है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इसका जो गैप होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाता है, तो इंट्रैक्शन कॉन्टैक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, लो पीपीएम पे आएंगे, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो हाई पीपीएम पे आएंगे। इसलिए हम अगर प्रोटॉन NMR लो टेम्परेचर पे रखें तो उस केस में हमारे पास अच्छे रेजोनेटिंग सिग्नल आते हैं प्रोटॉन के, और अगर हम हाई टेम्परेचर पे करें, वही वाला स्पेक्ट्रम लें, तो हमारे पास लेस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के प्रोटॉन्स अपेयर होते हैं, क्योंकि हमारे इंट्रैक्शन सॉल्वेंट के साथ कम होता है। तो ये वो फैक्टर थे जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे फैक्ट करते हैं। बच्चे, हम ये फैक्टर क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, और हमारा इनके पढ़ने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, और हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। इस वजह से बच्चे हम पढ़ते हैं
कि ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि कौन सा प्रोटॉन कौन सी ppm वैल्यू पे आएगा, ठीक है, और क्यों आएगा और किस वजह से आएगा। अब अगर आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन हो कि एक आपके पास टर्शरी, यानी कि हम ये कहते हैं कि विदड्रॉइंग एंड डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एटम्स, किसी भी एटम का विदड्रॉइंग एंड डोनेटिंग इफेक्ट। विदड्रॉइंग इफेक्ट क्या होगा, ड्राइंग इफेक्ट करना है, देखना है मॉलिक्यूल्स का ppm वैल्यू पे, और डोनेटिंग। अब देखो बच्चे, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक ऐसी कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज है, 3 हाइब्रिडाइज है, व्हाट्सएवर आपकी कुछ कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ना हम ये देख रहे हैं कि डोनेटिंग और विदड्रॉइंग इफेक्ट क्या होगा। एक कार्बन है आपके पास कुछ इस तरह से कि उसके पास ग्रुप अटैच है, जस्ट एक R ग्रुप अटैच है, और एक कार्बन आपके पास ऐसी है जिसमें आपके पास 2 R ग्रुप अटैच है, और एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है। ये देखें, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब हम इन हाइड्रोजन की ppm को एक तरफ से देखेंगे, और इधर भी ये 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इसकी भी मैं इन हाइड्रोजन की ppm वैल्यू को करूँगी, और एक हमारे पास कार्बन है जिसमें 3R अटैच है, इसकी इस हाइड्रोजन। अब ये जो तमाम टाइप के हाइड्रोजन हैं, ये वाले 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन इस R के अटैचिंग पे डिपेंड करेंगे। अगर आपके पास ये R 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो ये डोनेटिंग हो सकता है या फिर विदड्रॉइंग हो सकता है। अगर ये हो डोनेटिंग तो होगा क्या कि ये डोनेटिंग के केस बता रही हूँ, जब आप डोनेटिंग होगा तो ये इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी तो इसकी विदड्रॉइंग कैपेसिटी टुवर्ड द हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हो जाएगी इस कार्बन की। ये कार्बन शील्डेड हो जाएगी, और शील्डेड होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन से प्रोटॉन अगर विदड्रॉ कर रही होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये विदड्रॉ लेस करेगी, तो ये वाले प्रोटॉन एज अ रिजल्ट डी शील्डेड बन जाएंगे। अब जब ये डी शील्डेड बन जाएंगे तो ये लो ppm पे आएंगे। तो ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ डोनेटिंग ग्रुप द ppm वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड। ठीक हो गया। और अगर आपके पास ये वाला ग्रुप विदड्रॉइंग हो, यानी कि एरोमेटिक हो, आयरन और नॉन एरोमेटिक हो, बट हो विदड्रॉइंग नेचर का, तो इस केस में क्या होगा कि ये इससे विदड्रॉ करेगा डेंसिटी, तो इसकी ये प्रोटॉन डी शील्डेड, ये इधर शील्डेड था और इधर आपके पास डी शील्डेड हो जाएगा। तो जब आप डी शील्डेड होगा तो हाई ppm पे आएगा। अगेन सुन लें, देखिए अगर आपके पास ये R ग्रुप डोनेटिंग होगा तो ये शील्डेड होगा और ये प्रोटॉन भी शील्डेड होगा। जब ये प्रोटॉन शील्डेड होगा लो ppm होगी, और अगर इसके पास विदड्रॉइंग होगा तो ये डी शील्डेड होगा और ये हाई ppm होगा। और अगर मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ इस केस में, जैसे मैं ये कहती हूँ कि आपके पास एक CH4 है, ठीक है, CH3 CH3। अब इस केस में ये वाले जो दोनों प्रोटॉन हैं इन दोनों के ऊपर एक जैसा इफेक्ट है, तो इनका डोनेटिंग इफेक्ट होने की वजह से ये CH4 से लो ppm पे आएंगे। अगर CH4 आपके पास 0.1 से इतने ppm पे आ रहा था, ये और लो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अगर आपके पास, मैं इधर ये कहूँ कि इधर हमारे पास है फिनाइल ग्रुप ये, और इधर आपके पास है CH3, अब ये जो 3 प्रोटॉन होंगे ये इन 3 प्रोटॉन से हाई ppm पे आएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच होती है तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चे, और एक बात याद रखें कि अब मैं आपको ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज होना डिक्रीज होना स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करेगा, ये पोजीशन भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। अब ये जैसे डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज तो वैसे इसकी ppm वैल्यू और लो, और जैसे इसकी डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज तो इसकी ppm वैल्यू और लो। और ये आपके पास डोनेटिंग एंड विदड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट भी हो गया।
अब आपने एक टेबल आपको ड्रॉ करके देती हूँ। ये आपने सारी टेबल में कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपने तैयार करनी है, याद रखनी है कि आपको किस तरह से पता चलेगा कौन सा प्रोटॉन कहाँ पेयर हो रहा है और कौन सा प्रोटॉन कहाँ पेयर हो रहा है। ये टेबल आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन हो कि आपके पास अल्कोहल्स के केस में, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट भी आपने बोल दिया, हाइब्रिडाइजेशन फैक्ट भी बोल दिया, और अब आपने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक रिंग की बात भी कर ली, और उसके अलावा अब आप ये कहते हैं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगी तो वो 0.5 से 1 ppm तक आएंगे, आपके 1.5 ppm तक प्रोटॉन आएंगे। sp2 हाइब्रिडाइज होगी कार्बन तो आपके पास 1.6 से 2.6 ppm वैल्यू पे आएंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये मेन वैल्यूज आपने याद रखते जाना है। और अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगी तो वो आपके पास 2 से 2.4 तक 5 तक ppm आएंगे। ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करें, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू थी। ये हम प्रोटॉन NMR में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लिखते हैं और देखते हैं। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन हो कि C डबल बॉन्ड O हो और इसके साथ ये वाली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो या व्हाट्सएवर कुछ भी डायरेक्टली अटैच हो, वो 2 से 2.5 ppm पर आता होता है। और ये प्रोटॉन NMR में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा अगर आपके पास अल्कोहल्स हों, अल्कोहल्स आपके पास हों तो वो आपके पास 2 से यानी कि 4 ppm तक आएंगे। और अगर आपके पास किसी भी R के साथ X अटैच हो तो इन केस ऑफ फ्लोरीन ये आपके पास 4 to 5 ppm पे आएंगे। जब फ्लोरीन हैलोजन कोई भी होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से 4 to 5 ppm ये आपकी रेंज है, इसमें आपके पास पेयर होंगे। आपने बाकी देखना है कि फैक्टर किस तरह से है। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, तो ये जो आपके पास OH है ये एक्सचेंजेबल होता है, एस्टिक प्रोटॉन है, तो इसकी 11 to 12 ppm तक वैल्यू आती है। और अगर आपके पास एल्डिहाइडिक H हो, RC डबल बॉन्ड O और H, तो ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो प्रोटॉन है ये भी आपके पास कार्बोनाइलिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये इसमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा इससे, और ये इस एस्टिक होने की वजह से इसका करैक्टर भी एस्टिक है, तो ये 9 to 10 ppm पे आएंगे। ओके हो गया। और अगर आपके पास फ्लोरीन अटैच हो हैलोजन के साथ, सिर्फ R में F अटैच हो, तो वो आपके पास 4.2 से 4.8 ppm तक आते हैं। इनके 5 की रेंज 4 to 5 की रेंज में आते हैं। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जैसे ईथर की होती है ROR, यानी कि ऑक्सीजन अटैच हो, वो 2 से 3 ppm तक आती है, 2 से बल्कि 4 तक भी आप कह सकते हैं, ये ppm तक ऑक्सीजन की रेंज होती है। हैलोजन में अगर आपके पास क्लोरीन आ जाए तो वो आपके पास उसकी रेंज बनती है आपकी 3 to 4 ppm। इसको आप 5 कर दें, ज़्यादा बेटर है कि 5 ppm तक, 4 to 5 ppm तक आपकी फ्लोरीन, 3 to 4 तक आपके पास क्लोरीन, 2 से 4 तक आपके पास ब्रोमीन, यानी कि 2 से 3 तक ऑलमोस्ट क्लोरीन से कम ही होगी, और इस आयोडीन आपके पास 2 ppm तक आती है। ठीक हो गया। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इफेक्ट होंगे तो वैसे वैसे आपकी ppm वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। देखिए बच्चे, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये थोड़ी सी वैल्यूज़ होती हैं जो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि तमाम वैल्यूज़ आपने A to Z याद रखनी है। थोड़ा आपके पास कंसेप्ट होगा, बाकी आप वैल्यूज़ थोड़े पॉइंट से देख के आप इजीली प्रोटॉन NMR का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब प्रोटॉन NMR में जो स्पेक्ट्रम है उसको आप जब ड्रॉ करते हो तो आपके पास क्या सिचुएशन अराइज होती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड जो होता है वो आपके पास TMS है। मैंने आपको पहले बोला था, बताया था लेक्चर्स में कि स्टैंडर्ड आपके पास TMS है। अब हम कह सकते हैं कि जो आपके पास स्टैंडर्ड होता है उसकी यहाँ से 0.0
ppm से आपका जो फुल प्रोटॉन NMR होता है वो आपके पास 12 ppm तक होता है, ठीक है। अब इस पोजीशन में जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो TMS से अवे जाएंगे, अवे फ्रॉम TMS, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको मैंने और रूल्स भी बताने हैं और एक हम स्पेक्ट्रम भी इंटरप्रेट कर लेंगे, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी है। अब आप देखो, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट होंगे तो वो अवे फ्रॉम TMS होंगे, जब आपके पास लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव होंगे तो टुवर्ड द TMS होंगे। TMS 0.0 की तरफ अगर होगा तो आप ये कहोगे कि ये वाला रीजन जो है ये कौन सा रीजन है, शील्डेड है, और ये वाला आपका रीजन डीशील्डेड है। ये आपने ज़रूर देखना है कि प्रोटॉन NMR के में जब सिग्नल आएंगे तो एक आपके पास शील्डेड रीजन होगा और एक आपके पास डीशील्डेड होगा, ठीक है, हो गया। अब इसको हम डाउन फील्ड और इसको हम आप फील्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन जो होंगे लो ppm पे आएंगे और डीशील्डेड प्रोटॉन हाई ppm पे आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पोजीशन आपने डिसाइड कर ली, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी किस इन्वायरमेंट भी आपके पास। केमिकल इक्विवेलेंस का भी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप के जब कंपाउंड होंगे तो वो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट होगा और उस डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में आपके पास डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये देखना होगा कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल इक्विवेलेंस है, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन है, तो वो डिफरेंट टाइप के सिग्नल पेयर होंगे। जैसे मैं आपको ये कहती हूँ कि एक आपके पास बेंजीन है तो आपके पास, और एक आपके पास टॉलीन है, तो अब ये दो एलिमेंट हैं, ये वाले ये दो कंपाउंड हैं। अब इनमें से ए बेंजीन कहाँ आएगी ppm वैल्यू, वो तो आपको पता है कि वो 4 to 6 में आएगी, और इस टॉलीन का एक प्रोटॉन आपके पास 2.5 ppm तक आएगा विड्रॉइंग की वजह से। और तो इस केस में जैसे जैसे आपके पास केमिकल इक्विवेलेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स भी चेंज होंगे। इस केस में ऑल प्रोटॉन का एक ही केमिकल इक्विवेलेंस है तो इसके प्रोटॉन NMR में एक सिग्नल देगा, एक सिग्नल पोजीशन देगा। पोजीशन ऑफ सिग्नल इसकी एक होगी जो 6 से 8 ppm तक आएगी, और इस केस में आपके पास 2 टाइप के प्रोटॉन अवेलेबल है, तो एक सिग्नल इनकी ppm पोजीशन की वजह से आएगा और एक सिग्नल इस एरोमेटिक रिंग की वजह से आएगा। तो हम ये भी केमिकल इक्विवेलेंस के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि प्रोटॉन NMR में कितनी टाइप सिग्नल्स आएंगे। अब हम एक और बात करते हैं कि क्या ये जो तमाम टाइप के सिग्नल्स हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्म में आएंगे, यानी कि वो एक लाइन जो होगी हम स्पेक्ट्रम जो ड्रा करेंगे, एक सिग्नल इसका मैं ड्रा कर दूं इस केस में तो इट्स मीन कि ये बेंजीन है, नो। तो अब मैं क्या सिग्नल की फर्दर स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, ये चीज़ हमें भी कंफर्म करना होगी। देन हम किसी भी प्रोटॉन NMR के स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट और स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस विल बी एक्सप्लेन बाय नेक्स्ट लेक्चर।